हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक अवकलन पढ़ा और अवकलन के उपयोग पढ़ा। अवकलन का मतलब हमने समझा है और फार्मूलों को याद कर लिया है जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। आज हम पढ़ेंगे समाकलन। पहले समाकलन होता क्या है ये जानेंगे, फिर इसका फिजिक्स में कैसे उपयोग करते हैं ये पढ़ेंगे। ये एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। को समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या था कि जैसे कोई फंक्शन था एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 कुछ भी हो, तो हम डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करते थे तो आता था 2x प्लस 0। जस्ट इसी का उल्टा है, यानी हमें 2x दिया रहेगा तो ये किसका अवकलन है ये पता करना होगा, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का यानी किसी कांस्टेंट का योग है। ये रिवर्स प्रोसेस है, इसी को कहते हैं समाकलन। हमको किसी फंक्शन का डी डी एक्स पता हो तो वह फंक्शन हमें पता करना होगा। यानी यदि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स से, तो जो एफ डैश एक्स का समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा, एफ एक्स के। ऐसे इसको जानने से पहले एक छोटी सी चीज जानते हैं, डी एक्स का समाकलन। डी एक्स का मतलब हमने बताया था कि ये एक बहुत छोटी दूरी, एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये इतनी छोटी है, डेल्टा एक्स जब 0 के पास होता है तो उसी को हम डी एक्स कंसीडर करते हैं। तो समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना। अवकलन का मतलब होता है छोटा करना। जोड़ने का मतलब dx को जोड़ना है, एक dx में दूसरे dx को, दूसरे dx में तीसरे dx को। तो इसमें इसके बगल dx, इसके बगल dx, इस तरह से जोड़ते जाइए। जितने जितने dx ये मिलते रहेंगे, मान लीजिए यहाँ तक जोड़ दिए हैं, ये वो दूरी आएगी कुछ, ये दूरी मान लीजिए क्या है, x है। पता कैसे चलेगी कि ये x कितना है, मूल बिंदु से ये दूरी कितनी है, मान लीजिए x1 है जहाँ से शुरू किए हैं, और जहाँ अंतिम बिंदु है वो दूरी मान लीजिए क्या है, x2 है। मतलब हमें निश्चित करना है कि कहाँ से कहाँ तक इसको जोड़ना है। अगर ये निश्चित नहीं है कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है तो ये x का मान कुछ भी हो सकता है, x प्लस सी उसमें लिखते हैं, यानी उसको कांस्टेंट उसमें सी के x में जोड़ देते हैं। पर अगर ये पता है कि हमको x1 से x2 तक dx को जोड़ना है तो हमको कितनी दूरी मिलेगा, x, और वह x बराबर किसके होगा, x2 से माइनस x1। तो ये dx का इंटीग्रेशन, समाकलन का ये निशान होता है, और ये क्या है, dx है। तो जो समाकलन dx है ये किसके बराबर आया, x के। अब एक प्रॉब्लम बढ़ती है कि किसी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। जैसे 2 का अवकलन क्या है, 0 है, तो इसका अवकलन करने पर हमको क्या मिल रहा है, dx मिल रहा है। x का अवकलन dx दे रहा है, तो इसमें एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c। dx का अवकलन dx देगा, c का अवकलन 0 देगा। इसी c को कहते हैं
समाकलन नियतांक या स्थिरांक। तो ये साइन से मत घबराइए, इंटीग्रेशन dx है, जोड़ना ही है। अब जोड़ना जैसे 1 2 3 4 5 है, इनको जोड़ना है तो ये अलग अलग हैं, इनको डिस्क्रीट नंबर्स कहते हैं जो कि अलग अलग हैं। अब x1 से x2 तक जितने dx हैं सबको जोड़ना है, उनको गिन नहीं सकते हैं कितने हैं, कंटिन्यूअस है, एक दूसरे से एकदम सब सटे हुए हैं। इस कंटिन्यूअस समेशन को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ये इंटीग्रेशन dx बराबर x प्लस सी या x। अगर हमें ये पता हो कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं कहाँ पर जा रहे हैं, तो उस तरह के समाकलन को कहते हैं निश्चित समाकलन। नहीं पता है कहाँ से जा रहे हैं कहाँ तक, ये अनिश्चित समाकलन है। अगर वो पता है, हमें मान लीजिए पता है कहाँ से कहाँ जाना था, x1 से x2 तक, ये जो भी वैल्यू आई इसका मान x1 से x2 तक क्या होगा। तो जो भी इसमें आएगा पूरा, उसमें एक बार x की जगह x2 रखेंगे, एक जगह x की जगह x1 रखेंगे और घटा देंगे। x2 रखते हैं, x2 प्लस सी माइनस x1 रखते हैं तो x1 प्लस सी, देखेंगे a आएगा x2 माइनस x1, यानी x1 से x2 तक dx को अगर जोड़ेंगे तो ये दूरी मिलेगी और ये दूरी है x2 माइनस x1। जब भी निश्चित और अनिश्चित समाकलन में सिर्फ यही फ़र्क है, निश्चित में 2 लिमिट होती है, एक इसको लोअर लिमिट कहते हैं और इसको अपर लिमिट कहते हैं। जो वैल्यू आती है समाकलन करने पर उसमें अपर लिमिट वेरिएबल को रख देते हैं, फिर लोअर लिमिट वेरिएबल रख के घटा देते हैं। अभी आगे और एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होगा। अब यहाँ पर आते हैं, इसको लिख सकते हैं डी एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, उधर चला गया। इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाला निशान लगाएंगे, जैसे डी एक्स का x होता है वैसे डी एफ एक्स का एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स। यही डिफिनीशन है इसकी। बस केवल क्या करना है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये ऐसे लिखिए कि एफ डैश एक्स डी एक्स जो होगा वो एफ एक्स प्लस सी होगा। हमें ये इसका अवकलन ये है, इसका समाकलन करेंगे तो यह मिलेगा, इसमें एक कांस्टेंट का योग हो जाएगा। इस पूरे का आप अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस डी डी एक्स आप सी मिलेगा, सी का डी डी एक्स 0 होता है और एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता है। यही समाकलन की परिभाषा है मैथमेटिकली। फिजिकली क्या होगी अभी बताएंगे, पहले फार्मूले को समझ लेते हैं। एफ एक्स बराबर जब हम x की पावर n समझते हैं तो हमारा एफ डैश एक्स बराबर मिलता है, मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एन एक्स की पावर n माइनस 1। एफ डैश एक्स का क्या मतलब है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया एन एक्स की पावर n माइनस 1। एक चेंज करेंगे, n की जगह हम m इस्तेमाल कर लें। अगर ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बाद में समझ में आएगा। ये हो जाता है, तो इसका अगर हम समाकलन करते हैं, यानी एफ डी एफ एक्स बराबर हो गया एम एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे, ये निशान लगाएंगे तो एफ एक्स मिलेगा यहाँ, जैसे डी एक्स का x होता है, एफ एक्स बराबर हो गया प्लस सी भी रहेगा एम इंटीग्रेशन
m-1 x की dx। अब इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन x की पावर m-1 dx ये बराबर हो गया 1/m f(x) प्लस अगेन एक कांस्टेंट c में m का भाग दे देंगे। m एक नंबर है, फिर एक कांस्टेंट मिलेगा, छोटा सी बड़ा सी लिखते रहिए। कहने का मतलब यहाँ एक कांस्टेंट आता रहेगा। मान लीजिए ये c1 रहा हो और ये क्या हो गया है, c2 हो गया है। तो हमको ये फार्मूला मिल रहा है। f(x) हमारा क्या है, x की पावर m, m-1 dx 1/m x की पावर m, ये फार्मूला हो गया, प्लस कांस्टेंट कोई भी एक इंटीग्रेशन। पर हमारा जो फार्मूला याद करने की टेक्निक है वो x की पावर n की है। हम x की पावर m-1 का जैसे d dx ऑफ x की पावर n याद किए हैं, n x की पावर n-1, वैसे हमें इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n चाहिए। तो m-1 को अगर हम n रखते हैं, m-1 इज इक्वल टू n, तो m बराबर क्या हो जाएगा, n+1, यानी इंटीग्रेशन x की घाते n dx ये बराबर हो गया 1/n+1 x की घाते n+1 प्लस एक कांस्टेंट c, ये फार्मूला हो गया। देखेंगे इसमें कि अगर n-1 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी n-1 नहीं हो सकता। -1 होगा तो क्या होगा, इस फार्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx इंटीग्रेशन 1/x dx, याद होना चाहिए ये log x का d dx है, यानी ये आएगा log x प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये फार्मूला ये हो गया, दूसरा तुरंत ये याद कर लिया गया। इसी तरह से और जितने फार्मूले हैं अब जानते हैं, उनका d dx पता है तो उल्टा कर दीजिए। जैसे d dx ऑफ साइन kx ये बराबर है k cos kx, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos kx dx बराबर हो जाएगा 1/k साइन kx प्लस c। k बराबर 1 है तो साइन x होगा। इसी तरह से फार्मूला है d dx ऑफ cos kx इज इक्वल टू -k साइन kx। तो अब साइन kx का इंटीग्रेशन ऑफ साइन kx टू -1/k cos kx। कहने का मतलब इस फार्मूला याद है, इसी का जस्ट उल्टा करना है। बुक में बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, सबको हम नहीं ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, केवल एक फार्मूला और लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b dx, जैसे x+2 हो गया, x-2 हो गया, या -x+2 हो गया, ये 1/a log ax प्लस b होता है। सब में एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन वाला जोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं लगी हुई है, ये निश्चित समाकलन नहीं है, ये अनिश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन के लिए मतलब इंटीग्रेशन a to b f' dx ये बराबर आएगा f(x) a से b। f(x) का मतलब इसका ये
डिफरेंशिएशन है, तो ये जो वैल्यू आएगी एफ बी माइनस एफ ए, मतलब यहाँ जो भी फंक्शन आएगा इसका समाकलन करने पर, उसमें जो वेरिएबल है एक्स उसका मान बी रखिए, फिर जो ए है वेरिएबल उसका मान ए रख के घटा दीजिए। एग्जाम्पल करेंगे क्लियर हो जाएगा। बुक में बहुत सारे फार्मूले हैं, दिखा देते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब फिजिक्स में उपयोग हो, कुछ कंपटीशन में उपयोग होंगे, कुछ इंटरमीडिएट में उपयोग होंगे। इनको नोट कर लीजिएगा ये फार्मूले। और इधर है 25 तक है, पर ज़रूरी नहीं कि 25 के 25 याद हों। अब इसमें से जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं वो ज़रूर याद होने चाहिए। और जस्ट ये सभी फार्मूले अवकलन के उल्टे हैं। अवकलन वाले फार्मूले हमने आपको पढ़ाया था शुरू में ही, वो याद रहेंगे तो उसका उल्टा समाकलन है। जिससे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन कि अंडर रूट एक्स प्लस एक्स की घाते 3 डी एक्स, ये समाकलन का निशान है। समाकलन का है ये या इंटीग्रेशन कहिए। डी एक्स ज्ञात कीजिए, इसको हमको ज्ञात करना है। यानी ये जो वैल्यू है अंडर रूट एक्स एक्स क्यूब डी एक्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग। करड़ी में एक्स डी एक्स प्लस एक्स की घाते 3 डी एक्स। फार्मूला ये करड़ी में एक्स का मतलब होता है एक्स घाते 1/2। फार्मूला हमने बताया है एक्स की पावर n डी एक्स 1/n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट। तो पूरा हल कर लेंगे तो लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। n की जगह है 1/2, 1/, हाँ तो n की जगह यहाँ पर 1/2 है। 1/2 प्लस 1 x की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस n की जगह 3 है, 1/3 धन 1 x की पावर 3 धन 1। काम हो गया। लास्ट में c जोड़ दीजिए। क्या आएगा? 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 आएगा। x की पावर 3/2 प्लस 4 आएगा 1/4 x की घाते 4। 2/3 इसको आप अंडर रूट एक्स क्यूब लिख सकते हैं या x अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1/4 x की पावर 4 प्लस एक कांस्टेंट c। ये एक समाकलन हल हो गया। मान लीजिए सवाल में दिया गया होता कि 0 से 1 तक का मान निकालिए, तो हम इसको कहाँ से कहाँ रख लेते? 0 से 1, 0 से 1, यानी सारी जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक हल कर लिया गया। यहाँ तक ये ऐसे बंद होता रहेगा और जब निश्चित समाकलन करेंगे तो उसमें इस कांस्टेंट का मतलब ख़त्म हो जाता है। 0 से 1, 0 से 1। अब ये पूरा एक फंक्शन हो गया एफ एक्स, जिसमें x की जगह क्या रखना है? 1। 2/3 करड़ी में 1 का क्यूब प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस, अब 0 रखना है x की जगह। सब जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए। यहाँ मिलेगा 2/3 धन 1/4। इसको हल कर लीजिए। 4 दूनी 8 3 11/12। तो ये हो जाएगा। अगर लिमिट लगी हुई है तो कांस्टेंट मत जोड़िए,
जो यहाँ पर आ जाता है उसमें x का मान ऊपर वाला एक बार रख दीजिए, माइनस x का मान नीचे वाला। अब 0 नहीं होता, -1 होता, तो हर x की जगह -1 रखना पड़ेगा, या 2 होता तो 2 रखना पड़ता, जो भी रहता वो रख के निकालना पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला आपको नहीं बताया है, पर साइन 2x cos 2x का फार्मूला बताया है। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को साइन 2x या cos 2x के टर्म में लिखेंगे, तो आप cos 2x के टर्म में आसानी से लिख सकते हैं। cos 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1 - cos 2x, यानी साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1/2 - cos 2x/2। ये अब हमें cos के एक्स का पता है, तो cos 2x का कर लेंगे, 1/2 का आसानी से हो जाता है। यानी इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/2 माइनस cos 2x/2 dx। अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x/2 dx। कांस्टेंट है 1/2, 1/2 दोनों जगह हैं, बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन dx 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। इंटीग्रेशन dx x होता है, इंटीग्रेशन cos के x 1/k sin के x होता है। k की जगह पर 2 है, यानी ये हो गया 1/2x माइनस, हाँ ठीक, माइनस 1/2 ये पहले से है, cos 2x का करेंगे, k की जगह 2 रखेंगे, तो 1/2 sin 2x ये आएगा, प्लस एक कांस्टेंट जुड़ेगा c। सबसे लास्ट में कांस्टेंट को जोड़ते हैं, 1/4 sin 2x, तो ये हो गया, प्लस एक कांस्टेंट c। कोई लिमिट नहीं दिया है, c जोड़ेंगे। अगर लिमिट दिया है तो c नहीं जोड़ेंगे, जैसे -π/2 टू +π/2 दिया है, लिमिट हमने लगा दिया, -π/2 टू +π/2, -90 से +90 तक। तो हर जगह ये लगता चला आएगा। जब आप समाकलन कर लेंगे तब कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, -π/2 से +π/2 है, अब x की जगह पर हम π/2 रखेंगे पहले सब में, यानी हो गया 1/2 इंटू π/2 माइनस 1/4 sin 2π/2 माइनस, अब x की जगह -π/2 रखेंगे, यानी 1/2 माइनस π/2 माइनस 1/4 sin 2 इंटू π/2। अब देखिए ये 2 से 2 कटेगा, sin पाई मतलब sin 180 जानते होंगे 0 होता है, sin 180 0 होता है। इसकी वैल्यू आई π/4, माइनस यहाँ है और ये -π/4 यानी +π/4, यानी इसकी वैल्यू आ गई π/2। कहने का मतलब इस तरह से हल कर लेंगे। लिमिट दिया है तो कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू लोअर लिमिट की वैल्यू रखकर घटा लिया करेंगे। इंटीग्रेशन f(x) dx का भौतिक महत्व।
आखिर ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बताता क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या बताता है, ये हमने आपको बताया था कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसका धन एक्स दिशा से जो झुकाव होता है उसका टैन थीटा, या इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता किसी भी पॉइंट पर। जैसे ये एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स है और इधर एक्स है, तो यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं इस तरह से, तो जो इसका ढाल होता है टैन थीटा, वो बताता है कि ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई अवकलन होता है, छोटा होता है। वो होता क्या है, बहुत छोटा सा डी एक्स लेते हैं, ये बहुत छोटा है, यहाँ बहुत छोटा सा डी वाई होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स, यही हमारा एफ डेक्स एक्स है, या ये डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स होता है। बस डेल्टा एक्स हमारा क्या है, बहुत ही छोटा है। ये इतना छोटा है, बहुत ही कम है, इसको यहाँ दिखाया नहीं जा सकता, पर बहुत छोटा दिखा देंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। एफ एक्स में डी एक्स का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लीजिए एक्स है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है, इस पर डी एक्स मोटाई ले लिया गया, ये मोटाई डी एक्स है और ये ऊंचाई क्या है, एफ एक्स है। गुणा कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका क्षेत्रफल, ऊंचाई y है ना, y बराबर ही हमारा क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स में डी एक्स का गुणा कर लेंगे तो इसका हमको मिल गया एरिया। इसके बगल वाले पॉइंट के लिए एफ एक्स का मान दूसरा है, और उसमें गुणा कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स, इस पॉइंट पर इसका एरिया। इस तरह से एफ एक्स डी एक्स, हर पॉइंट पर एफ एक्स डी एक्स एक बहुत पतली सी पट्टी मिलेगी, फाइनाइट है मोटाई, एफ एक्स जो एक्स डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, जीरो के बस केवल पास है। ये जोड़ते जाएंगे अगर, तो मान लीजिए यहाँ तक जोड़ देते हैं तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ऐसे पतला पतला जुड़ते जुड़ते। यानी जो ये एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स, ये क्या दे रहा है, एक्स अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल, एक्स अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल। अब चूंकि फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट क्षेत्रफल आएगा अगर हम लिमिट नहीं लगाते हैं। अगर हम यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू करते हैं x1 से और कहाँ तक जाते हैं, x2 तक, तो ये जो एरिया दिख रही है पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी एरिया मिल जाएगी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स के द्वारा। यानी जो x1 से x2 की अगर हम बात करें, एफ एक्स डी एक्स की, ये जो दिख रहा है क्षेत्रफल, मान लीजिए ये P पॉइंट है और ये क्या है, Q पॉइंट है, तो x1 P Q x2 का क्षेत्रफल है। ये इसका भौतिक महत्व है, यानी दो का गुणनफल दे रहा है ये। हर पॉइंट पर हम एफ एक्स डी एक्स निकाल रहे हैं, फिर सबको जोड़ ले रहे हैं। ये कंटिन्यूअस जोड़ है, अब जोड़ नहीं सकते हैं विदाउट इंटीग्रेशन। अगर ये इस तरह से बदल रहा है, नहीं बदल रहा है तो बहुत आसान है, ऐसे है, आयत बन जाएगा। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में या बुक में, वो आयत त्रिभुज इस तरह के रहेंगे। पर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो मान के चलते हैं कि वो रैंडम है, वो अलग तरह से वेरी कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हमको आपको बताते हैं कार्य W। W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। पर अगर बल नियत हो तो, जैसे इस तरह से बल है, इधर अगर हम फोर्स लेते हैं और इधर विस्थापन लेते हैं, तो बल अगर नहीं बदलता है तो बल में विस्थापन का गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बल बदलता रहता है
शुरू होता है ऐसे, कभी ज़्यादा होता है, इस पॉइंट पर ज़्यादा था और ज़्यादा हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है बाद में बल घट जाए, मतलब बल परिवर्ती हो। तो हर पॉइंट पर कार्य निकालना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर बहुत छोटा सा विस्थापन dx होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा, dw। तो जो हमारा dw होगा तो F इंटू dx होगा, जहाँ F हमारा क्या है, इस पॉइंट पर फोर्स है। बहुत हल्का विस्थापन है, बल नहीं बदला, F इंटू dx हो गया। दूसरे पॉइंट पर बल बदल गया, उस पॉइंट पर बल गुणे dx, पर एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट कौन होगा ये आप बता नहीं सकते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस जोड़ है। तो जब W निकालना होगा, मान लीजिए यहाँ से लेके x1 से लेके हम कहाँ तक जाते हैं, x2 तक। तो जो हमारा W है, इंटीग्रेशन dw x1 से लेके कहाँ तक, x2 तक, x1 से x2 तक F dx। F अब पता होना चाहिए कैसे बदल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि F बराबर kx है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि F बराबर क्या है, kx, मतलब जैसे जैसे बल दूरी बढ़ेगी बल का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ग्राफ बदल जाएगा। अब ये इस तरह से नहीं रहेगा। ये y बराबर mx के फॉर्म का है, y पर F है, x इस तरफ है ही, ये इस तरह का ग्राफ देगा सीधा। अगर k पॉजिटिव है तो ऐसे देगा, नेगेटिव है तो ऐसे देगा। अब बल बढ़ता ही जा रहा है हर पॉइंट पर, हमको 0 से x तक क्या करना है, कितना कार्य होगा ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, W बराबर 0 to x F dx। 0 to x, F का मतलब है kx dx, k हमारा कांस्टेंट है, इधर हो गया, इंटीग्रेशन 0 to x x dx, x की पावर 1 है, इंटीग्रेशन x की पावर n, 1 बाई n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1, ये है। यानी ये हो गया k 1 बाई 1 प्लस 1 यानी 2, x की पावर 2, 0 to x, x की जगह x रखेंगे, 1 बाई 2 k x स्क्वायर आ गया माइनस 0, यानी इसकी जो कार्य हुआ F बराबर के एक्स के द्वारा x विस्थापन में हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हुआ। तो ये अगर हमको पता है कि किस तरह से बदल रहा है फोर्स, हम वर्क निकाल सकते हैं इस तरह से, 0 से जहाँ तक हमको जाना है वो लिमिट रखेंगे, बाकी F इंटू dx करेंगे। आपको हम सरल रेखी गति जब पढ़ाएंगे उसमें विस्थापन निकालेंगे, वेग गुणे समय से, चाल निकालेंगे dx अपान dt से, त्वरण निकालेंगे डेल्टा v अपान t यानी dv अपान dt से। तो उसमें अवकलन का भी उपयोग करेंगे और समाकलन का भी उपयोग करेंगे। इसलिए कम से कम बेसिक फार्मूले ये हो गया, लाग वाला जो बताए हैं, और जो बुक में लिखा है जितना हो सकता है आप लोग उसको याद कर लीजिए। समाकलन थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और करना आ जाए तो करते करते बाकी सब समझ में आ जाएगा। अब मैथ का रिवीजन हमारे ख्याल से हो चुका है। इसमें दो चीज़ें नई हम लोगों ने पढ़ा है, अवकलन और समाकलन। इसका अभ्यास कर लीजिए। अब कल से हम सिलेबस पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर जो भी है, शायद मापन है, भौतिक जगत को निकाल दिया गया है सिलेबस से।